हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। ये आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक से है और इसका चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। सबसे पहले बेटा इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है। आप अपने चारों ओर ऐसी चीज़ें देखिए जो हम कहते हैं कि ये चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, सरकारी जिसे बोलते हैं आम भाषा में सरकारी। तो आप देखोगे सरकारी स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बसेस होती हैं ना, रोड्स जो सरकार बनाती है, रेलें, समाचार कम्युनिकेशन के साधन, रुपया पैसा, ये सारे क्या हैं? वो सारे सरकार के द्वारा ऐसे कार्य हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं या सरकार जिनको कंट्रोल करती है या हैंडल करती है। अब सरकार के पास ये पावर कहाँ से आई कि वो इतने सारे कामों को देखें? काम करने की पावर सरकार के पास कहाँ से आती है? तो सरकार के पास काम करने की पावर आती है लोगों से, क्योंकि जनता उन्हें अपन चुनकर भेजती है। इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट करते हैं उन लोगों को जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। देखो प्रतिनिधि कैसे होता है? मान लो आपकी क्लास से आपको कोई बात कहनी है, प्रिंसिपल से कोई समस्या है आपकी, ठीक है। आपकी क्लास 7th है और 7th क्लास में मान लो बेंचेस कम है, तो क्या सारी क्लास जाएगी? आप ऐसी समस्याएं, मान लो आपके स्कूल की समस्या है, पानी की, बेंचेस की, डिसिप्लिन्स की, बहुत सारी और, उसके लिए आप क्या चुनोगे? आप अपना एक मॉनिटर या आपका एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लोगे, प्रतिनिधि, कि ये हमारी बात आगे पहुंचा देगा। एक या दो व्यक्ति हम ऐसे स्टूडेंट हम ऐसे चुन लेते हैं। तो इसी तरह जनता भी हजारों लाखों करोड़ों में है, हमारे देश की तो अरबों में हो गई है, 130 करोड़। 130 करोड़ लोग तो शासन नहीं चलाएंगे ना। शासन कौन चलाएंगे? रूल कौन करेगा? सरकार कौन बनेगी? वो जो ये लोग, जो अरबों लोग हैं, ये जो चुनकर आएंगे, चुनकर जिसको भेजेंगे, मान लो इन लोगों ने चुना इनको, ठीक है, इनको चुन लिया और ये आगे जाके सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे देश में सरकार चलाने वाले लोगों को और जनता के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट है। एक तो यूनियन गवर्नमेंट है जिसे बोलते हैं भारत सरकार। अब भारत सरकार, मुझे बताओ, भारत सरकार में आप किसे सबसे ज़्यादा जानते हो? इंडियन गवर्नमेंट्स बोलते हैं या भारत गवर्नमेंट बोलते हैं? आप प्रधानमंत्री को जानते होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है हमारे देश में? श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति को जानते होंगे जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब इनको प्रेसिडेंट और दूसरे मिनिस्टर्स हैं हमारे देश में, है ना। डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और बताओ, और जैसे होते हैं गृह मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, कारखाना मंत्री है, उर्वरक मंत्री है, जल मंत्री है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मंत्रियों के द्वारा हमारे देश में चलाए जाते हैं और सारे विश्व में ऐसे ही चलाए जाते हैं। ये मंत्री कैसे चुनकर आए? इनको मंत्री पद दिया किसने? तो वो सिस्टम हम बताते हैं आपको कि ये मंत्री कैसे बने। आपने देखा होगा कि हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के द्वारा हम दो तरह की गवर्नमेंट चुनते हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट बनाते हैं, और दूसरी बनाते हैं हम स्टेट
गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में मैंने बता दिया प्रधानमंत्री होता है और प्रेसिडेंट होता है ना, ये लिख लेना सारी बातें। और स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है? सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर जिसे बोलते हैं मुख्यमंत्री, अदर मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने स्टेट के मिनिस्टर्स का और सीएम का नाम लिखना है, और भारत सरकार में भी जितने मंत्री हैं और प्रधानमंत्री उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो एक होता है गवर्नर होता है एक। ठीक है, गवर्नर का चुनाव नहीं होता, वो बताएंगे हम वो कैसे चुना जाता है, कैसे अपॉइंट होता है। आगे बात समझ में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन है? यूनियन गवर्नमेंट या भारत सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसी तरह आपके हरियाणा में भी एक स्टेट है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, एक ही गवर्नमेंट सारे काम संभाल नहीं सकती, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में है। 28 स्टेट हैं भारत में, प्लस 2 दिल्ली और पुडुचेरी में भी हमारे यहाँ चुनी हुई गवर्नमेंट है। वो केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन वहाँ चुनी हुई गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है। अब ये चीफ मिनिस्टर और गवर्नर किसी के तो प्रति उत्तरदायी होंगे ना, जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हैं, काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उस संस्था का नाम है लेजिस्लेचर, जहां हमारे देश के कानून बनते हैं, जहां हमारी देश की सरकार जिनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इस लेजिस्लेचर में बैठे हुए होते हैं जनता के प्रतिनिधि। सरकार में तो थोड़े से लोग हैं ना, सरकार में तो जैसे हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार में तो 12-13 मंत्री हैं, एक सीएम है, एक गवर्नर है। इस ये थोड़े नहीं जनता के प्रतिनिधि हैं, और भी हैं जनता के प्रतिनिधि। कैसे? हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, आप समझते हो ना पार्लियामेंट को, एक चित्र आपके बुक में आपको मिलेगा, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को हमारे देश में कहते हैं संसद। यहाँ बैठते हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जिसे जनता चुनती है। इन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य। अब ये चुने कैसे जाते हैं? ये 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, दोनों का चुनाव अलग अलग होता है। ये चार्ट आप बना लेना। सभा, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल, PEOPLE, पीपल। और राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ स्टेट्स। ये पार्लियामेंट, ये लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, और ये राज्यसभा, और ये हाउस ऑफ स्टेट्स। ओके, अब हम देखते हैं कि चुनाव कैसे होता है, सरकारें कैसे बनती हैं। हम राज्यसभा को छोड़ देते हैं, हम लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा भी क्या है? एक चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा और कुछ नहीं। जैसे पंचायत होती है ना, चुने हुए प्रतिनिधियों के पंचों का समूह, इसी तरह लोकसभा भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह है, जो संसद बैठता है पार्लियामेंट हाउस में, जो दिल्ली में है। ये 543 प्लस 2 है। मैंने अलग अलग करके ये क्यों बताए? सारे देश में से 543 मेंबर डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्शन में जीत कर आते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन 2 को प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है, और इनको बोलते हैं एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के मेंबर मैं बता देती हूँ कितने हैं, 233 प्लस में 12,
233 चुनकर आते हैं और 12 आते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ लेना आपके लिए काफी है। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, उनको भी एमपीज ही कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब भारत सरकार कैसे बनती है, लोकसभा का इलेक्शन हो गया, 543 सीटों पर इलेक्शन हुए। अब मुझे बताओ इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं, सोचो। पॉलिटिकल पार्टियां भाग लेती हैं, राजनीतिक दल जिसे बोलते हैं भाग लेती है ना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिखो अपनी कॉपी में, सोचो क्या है। कांग्रेस है, बीजेपी है, हैं? और बताओ जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां। भारत में तो पार्टियों का कोई और छोर ही नहीं है, पता नहीं कितनी सारी पार्टियां। अब बीजेपी बहुत सारे राज्यों में शासन कर रही है। ठीक है, कैसे सरकारें बनती हैं, ये 543 सीटों पर इलेक्शन हुए। जिस राजनीतिक पार्टी को 545 का हाफ प्लस में 1, 50% प्लस 1, ये फार्मूला है। टोटल सीट का फार्मूला है सरकार बनाने के लिए। टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट 545 का हाफ और प्लस 1, ये बनती है 273 के आसपास। तो 273 सीटें जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है वो पार्टी सरकार बनाती है और सरकार में मंत्री वगैरह होते हैं। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। क्यों? क्योंकि इसने 545 में से 303 सीटें जीती हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके जो है बने हुए हैं, गवर्नमेंट चलाए हुए हैं। अब ये लोग संसद में सवालों का जवाब देते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 273 तो जो है वो सरकार बना लेते हैं, इनमें से कुछ ही मंत्री बनते हैं, 70-72 के करीब बनते हैं। हमारे यहाँ तो 78 मंत्री बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, वो अलग बात है, कभी बताएंगे आपको। अब कितने रह गए, 272 के करीब तो अब भी रह गए ना। अब मुझे बताओ ये 272 क्या करेंगे बेटा, ये ओपोजिशन में बैठेंगे, ये सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार से प्रश्न पूछेंगे, इन्हें बोलते हैं ओपोजिशन पार्टी, और हिंदी में बोलेंगे विपक्षी दल या विरोधी दल। ऐसा दल जो सरकार में नहीं है और जो सरकार के कार्यों की आलोचना करता है, उसका विरोध प्रकट करता है। ये तो बन गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब आते हम स्टेट गवर्नमेंट्स में। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं बताओ, स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं, मैंने बताया था। स्टेट गवर्नमेंट में होता है सीएम, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर हो गया, मुख्यमंत्री होगा और मिनिस्टर हो गए। अब गवर्नर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है, वो एक अलग बात है। अब मुझे बताओ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस तरह से भारत में पार्लियामेंट होती है, चुनी हुई लोकसभा में जो चुने हुए मेंबर बैठते हैं उससे गवर्नमेंट बनती है, उसी तरह हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे बोलते हैं राज्य की विधानसभा। ठीक है, और ये हर राज्य में इनकी संख्या अलग अलग होती है, जैसे पॉपुलेशन के आधार पर कि एक कैंडिडेट के पीछे 10 लाख लोग होते हैं। जैसे हरियाणा में राज्य विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीट हैं, 90 मेंबर चुने जा सकते हैं। ठीक है, सारे हरियाणा में से क्या आते हैं, 90 मेंबर चुनकर आते हैं। और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए,
90 का हाफ प्लस में 1, 46 सीटें। जिस राजनीतिक पार्टी को 46 सीटें मिल जाती हैं वो राज्य की सरकार गवर्नमेंट बना लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी के पास अब की इलेक्शन में आई 40 सीटें। फिर सरकार तो नहीं बना पाई लेकिन चल रही है सरकार, क्योंकि उसने 10 सीट जेजेपी से ले ली, गठबंधन कर लिया और सरकार चल रही है। और अब क्या है, अब ये 50 सीटों के साथ शासन कर रही है, हरियाणा पे रूल कर रही है। अब मुझे बताओ 90 में से 50 तो चले गए सरकार के पास, अब ये 40 क्या करेंगे? 40 वही ओपोजिशन में बैठेंगे, ओपोजिशन पार्टी बनेगी, विरोधी पार्टी बनेगी, कांग्रेस है जैसे 30 सीटों के साथ 10 अन्य हैं। तो इस तरह से सरकार बनती है। अब ये 40 भी जनता के प्रतिनिधि है, किसी ने तो उनको भी चुना है ना, तो ये इनका क्या काम है? मान लो उचाना एक विधानसभा है, या जींद एक विधानसभा है, जुलाना एक विधानसभा है, क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र हैं, ये सभी विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ये सोनीपत विधानसभा क्षेत्र है। इसकी एक समस्या है कि यहाँ रोड टूटे फूटे हुए हैं। यहाँ जींद में ये समस्या है कि मंडियों में पानी भर जाता है। रोहतक में ये समस्या है कि यहाँ हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटीज की। सोनीपत में यह है कि खेतों में पानी भर जाता है। तो इनकी समस्याएं कौन सुनेंगे? वो लोग जो जींद वासियों ने, उचाना वासियों ने, रोहतक वासियों ने अपने आप को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, आपने अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का MP और MLA का नाम पूछना है अपने घर वालों से, जो भी आपके यहाँ पढ़ा लिखा है कि MP का और MLA का क्या नाम है, और आपने अपनी समस्याओं की एक लिस्ट बनानी है कि मैं अगर MP MLA से बात करूं तो मैं अपने इलाके की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखूंगा। समझ में आ गई ना कि जनता के प्रतिनिधियों का क्या काम है? जनता की समस्याओं को सुनना और सरकार के सामने उनको पेश करना। उसके बाद जो है सरकार उन पर काम करती है। ये हमने एक मोटी मोटी सी बातें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ी। अब ये आप जैसे बच्चे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, इन्हें कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं दिखती हैं जो उनके इलाके में है तो वो उसमें कैसे शामिल होते हैं तो पढ़ते हैं। हे लुक एट दिस, इट से दैट देयर इज ए वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फीलिंग सिक। देखो ये हमारे इलाके में पानी की कमी हो गई है और लोग बीमार हो गए हैं, और लोग बीमार होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं जैसे डायरिया वगैरह की। तो उनके जो ये लड़कियां हैं उनके इलाके में इस तरह की बीमारी फैली हुई है। In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tank in the worst affected area. Villagers have carrying water across great distance. ये लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, कह रही हैं कि जो गांव के लोग हैं वो उन्हें साफ वाटर मिल नहीं रहा पीने के लिए। झरने सूख गए हैं, टैंक सूख गए हैं, और बहुत ही लोग हैं जो बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं, और पानी बड़ी दूर दूर से भरकर लेकर आते हैं, पानी नहीं मिल रहा आसपास। तो इस वजह से तब ये पढ़ती हैं कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं। पीपल आर एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पतालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। ये कहता है पतालपुरम एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ 3 दिन में पानी की सप्लाई एक बार होती है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पेशेंट से भरा पड़ा है। ए लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन वर अक्यूट डायरिया। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया, बहुत बुरी तरह से डायरिया हो चुका है।
तो ये बातें कर रहे हैं आपस में। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इज दैट पॉसिबल। एक लड़की कहती है कि टीवी में बता रहे थे कि 10 लोग डायरिया से मर गए। डायरिया एक बीमारी होती है जो प्रदूषित पानी के कारण होती है, और दस्त और उल्टियां लगती हैं, पानी की कमी की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये कहते हैं क्या ये पॉसिबल है, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, एक आदमी मर भी सकता है इससे। दूसरी कहती है हु नो, क्या पता, जस्ट होप आई डू नॉट गेट इट, बस ये उम्मीद रखो कि ये हमें ना हो। बाद में चलते हुए कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा था मुझे कि मार्केट में पीने के लिए एक भी ठंडा पानी नहीं है घर में, और आप अपनी हेल्थ ठीक रखो। तो इस तरह से क्योंकि घर में भी पता है कि क्राइसिस चल रहे हैं पानी को लेकर। आगे एक लेडी पुलिस खड़ी हुई है और इन बच्चों को रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को लेकर रैली निकाल रहे हैं, और उन्होंने अपने जो क्षेत्र का एमएलए है उसके जहाँ वो रहता है उसका घेराव कर लिया है। चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए हैं ताकि वो अपनी समस्याओं को एमएलए तक सुना दे। एमएलए मैंने बता दिया ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि उसने उनको चुना है। जैसे उचाना हल्का से दुष्यंत जी हैं अभी। तो दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली दे हैव घेराउड द एमएलए रेजिडेंस। ये रोड ब्लॉक हो गया क्योंकि लोग रैली निकाल रहे हैं और उन्होंने एमएलए के रेजिडेंस को घेराव कर लिया है। रियली वाई हैज डन समथिंग, वास्तव में क्यों नहीं, क्यों कुछ भी नहीं किया इन्होंने हमारे लिए। हा दे हैव सीन मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन, लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। हम मांग करते हैं कि जो अधिकारी हैं वो तुरंत एक्शन ले ताकि पब्लिक हेल्थ की जो सिचुएशन बुरी तरह से गड़बड़ाई हुई है वो कंट्रोल करें। अवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमएलए को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। व्हाट ए लाउड वॉइस ही हैज, ही मस्ट बी ए लीडर ऑफ समथिंग। ये लड़कियां आपस में बात कर रही हैं कि ये जो कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे ये साहब, शायद ये कोई लीडर हैं। तो लड़की दूसरी कहती है कि हाँ मैंने इसको टीवी पे सुना है, ये ओपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं। मतलब ओपोजिशन मैंने बता दिया था ना, जो लोग सरकार में नहीं होते, सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें थोड़ी सी भी बात कमी जब मिलती है सरकार के विरुद्ध में, तो वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता को समझाते हैं कि आपकी सरकार जो है आपके लिए कुछ नहीं कर रही, आप विरोध कीजिए। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि वो जनता के प्रतिनिधित्व भी कर सके और आने वाले इलेक्शन में अपना वोट बैंक भी बढ़ा सकें ताकि आने वाले इलेक्शन में उन्हें सत्ता मिल जाए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हु इज एन एमएलए, एक एमएलए क्या होता है मैंने बता दिया था। एमएलए एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट के असेंबली के जो मेंबर होते हैं जितने भी, ये वही अलग अलग होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन हर हमारे उसकी अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में 225 एमएलए हैं, पंजाब में 113 एमएलए हैं। तो ये हर पॉपुलेशन, लेकिन यूपी में बहुत ज़्यादा हैं, मतलब उनके अराउंड मेरे ख्याल से 404 के करीब हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन के हिसाब से एमएलए की संख्या निश्चित होती है। हु इज एन एमएलए, वो एमएलए होता कौन है। इन द अबाउ सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट इन पतालपुरम, यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। तुम इनके तो नाम जानते ही होगे, आपने सुना होगा कलेक्टर कौन होता है, क्या कहते हैं ना, क्या डीसी हो आप, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो जो आईएएस ऑफिसर होता है और आपके ज़िले के सारे काम देखते हैं। मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल का ऑफिसर होता है। बट यू हैव हर्ड अबाउट एन एमएलए, क्या आपने एक एमएलए के बारे में सुना है। द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का,
डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? क्या तुम अपने एरिया का MLA का नाम जानते हो? तो नहीं जानते तो नेट पे सर्च कर सकते हो, अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हो, आपको पता होना चाहिए। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग टू? क्या आप ये जानते हो कि अब वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पूरा नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली का, MLA का। आपके घर में भी कभी कभार आते होंगे, गांव में आते होंगे, कहते हैं MLA साहब आ गए हैं। आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, MLA हैं, वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लोगों के चुने जाने के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी बनाते हैं। ठीक है। इन दिस वे वी से दैट द MLA रिप्रेजेंट पीपल, जो MLA हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, क्योंकि लोगों ने उसे चुना है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। एग्जाम्पल देते हैं, देखो ये आपकी क्या है, स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। ऐसी की पॉपुलेशन 10 लाख, या MP के लिए 10 लाख, 20 लाख, और MLA के लिए 10 लाख लोग एक क्षेत्र में आ जाएं, और इस तरह से एक क्षेत्र जो एक वोटर लिस्ट में बनती है, वहाँ के मेंबर को वहीं कैंडिडेट को या वोटर को वहीं वोट देना होता है, उसे निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। जैसे जींद का एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है, नरवाना का बनता है, उचाना का बनता है, जुलाना का बनता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्या बनते हैं निर्वाचन क्षेत्र, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, इन्हें ही सीट बोलते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट पर एक बंदा इलेक्ट होता है, एक MLA इलेक्ट होता है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य विधानसभा है। ये राज्य विधानसभा राज्यों के लिए काम करती है, कानून बनाती है, और इसी राज्यसभा में जो दल जीतता है, जिसमें को 50% प्लस 1 सीट मिलती हैं, वही सरकार बनाते हैं। ठीक है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये स्टेट डिफरेंट एरिया या कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शो दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हिमाचल प्रदेश को 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। इसका मतलब हिमाचल विधानसभा में, हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 सीट हैं, 68 लोग चुने जाएंगे सारे प्रदेश से। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जब ये इलेक्शन में जीत कर आते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, और इसे हम ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं, MLA कहलाते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी, आपको ये भी पता है कि जो लोग हैं, जो MLA हैं या रिप्रेजेंटेटिव, वो किसी न किसी पार्टी की टिकट लेकर जीतते हैं। These MLA therefore belong to different political party, और इस तरह से ये जो MLA होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज के होते हैं। आपने ये काम और करना है, आपने अपने राज्य की विधानसभा में काउंट करना है कि किस किस के कितने कितने MLA हैं। जैसे कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे हरियाणा में BJP के वर्तमान में 40 MLA हैं। ठीक है। और दूसरी पार्टियों का आपने काम अपनी कॉपी पे एक प्रोजेक्ट बनाना है कि कितनी कितनी MLA हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, कैसे जो MLA होते हैं वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बन जाते हैं, वही मैंने बता दी। जिस राजनीतिक दल को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को टोटल सीट का, टोटल मेंबर्स का 50% प्लस हाफ मिल जाएगा,
वो गवर्नमेंट बना लेंगी। ओके, मेजोरिटी मिल जाएगी उन्हें। जब किसी के पास इतनी सीटें मिल जाती है उसे मेजोरिटी कहते हैं, बहुमत। ठीक है, बहुमत मिल जाएगा उनको। एक political party whose MLA have won more than half the member of the constituency, कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी हाफ से ज्यादा सीटें जिसको मिलती हैं वो कहा जाता है कि उसे मेजोरिटी मिल गई, और मेजोरिटी मिल गई तो उसको वो सरकार बना लेती है। द पोलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। रूलिंग पार्टी का मतलब शासन करने वाली पार्टी, गवर्नमेंट चलाने वाली पार्टी। और जो लोग हैं रूलिंग पार्टी में शामिल नहीं होते, वो विरोधी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसे कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी। दो तरह की पार्टी हो गई। इलेक्शन के बाद एक रूलिंग पार्टी जो शासन करती है, जिसके पास राज्य की विधानसभा की टोटल सीटों की मेजोरिटी है। और दूसरी पार्टी कौन सी हो गई? ओपोजिशन पार्टी। वो लोग जो सरकार में नहीं है और सरकार का विरोध करते हैं। समझ में आ गया? मेजोरिटी समझ में आ गई? मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल सीटों का हाफ से ज्यादा प्राप्त होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो सरकार बनाती है। ठीक है, जैसे ये जम्मू कश्मीर है और द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज colored in purpose is that thumbnail map of India। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई हुई है, देखो। ठीक है, अब इलेक्शन है 2017 के हिमाचल के। मैंने ये आपको इसने ने हिमाचल प्रदेश की दी है। आपने क्या करना है बच्चों? अपनी अपनी स्टेट की बनानी है। पॉलिटिकल पार्टी एमएलए कितने थे? पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के थे वहाँ 44, कांग्रेस के थे 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1। तो इस तरह आपने इसी तरह का एक प्रोजेक्ट अपने राज्य के बारे में भी बनाना है। ओके, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी won the 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम एमएलए। वो कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन जीता 2017 में वो एमएलए बन गए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, द पॉलिटिकल पार्टी वुड। अब मुझे बताओ सरकार किसकी बनेगी, किस पॉलिटिकल पार्टी की बनेगी? जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 68 का हाफ प्लस 1 हो या 1 से ज्यादा हो। तो कितने बन गए ये? 3 और 4 और प्लस 1, 35 सीटें जिसको मिल गई। 35, ठीक है, 35 सीटों वाले व्यक्ति को मेजोरिटी मिल गई, पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी बन गई। उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा, उनके मंत्री बनेंगे। ओके, उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। ए पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू बी मोर देन कहा इसने 34 एमएलए से ज्यादा 35 इन ऑर्डर टू गेन ए मेजोरिटी, उसको बहुमत मिलता है। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 एमएलए। अब 44 एमएलए हैं तो इसके पास मेजोरिटी है और ये रूलिंग पार्टी बन गई। जो दूसरे हैं वो अपोजिशन में बैठ गए। इन द केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। अब मेजर मैंने मुख्य विरोधी पार्टी कौन सी होगी? मुख्य विरोधी पार्टी होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।